स्क्रीन की बात से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मूवी एंड वेब सीरीज की दुनिया की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और हमें वीडियो बनाने की मोटिवेशन। Is that camera on? 3, 2, 1, and action! हेलो, मैं हूं मनीष पारिक, 15 साल से फिल्म जर्नलिस्ट, क्रिटिक और एक्स रेडियो जॉकी हूं। आज मैं और आप मिलकर करेंगे स्कैम 1992 वेब सीरीज का स्टोरी एक्सप्लेनेशन पार्ट 3 इन आवर शो स्क्रीन की बात। 7th एपिसोड का टाइटल है दलाल स्ट्रीट का दरिया। एपिसोड की शुरुआत में ही हर्षद पब्लिक मीटिंग में सबको बताता है कि न्यूज़पेपर में छपी खबर का बिग बुल वो खुद है। मार्केट गिर जाता है, अफरा तफरी मच जाती है। मार्केट के गिरने की वजह से पेरवानी डर जाता है और हर्षद को जल्द से जल्द अपना अकाउंट क्लियर करने के लिए कहता है। हर्षद इसके लिए दूसरी बैंक के पास भी जाता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। दूसरी ओर बेयर्स कैसे भी करके हर्षद को रास्ते पर लाने की फिराक में है। इस दौरान हर्षद का एक एम्प्लॉई सुचेता को कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स देता है। उधर आरबीआई को हर्षद के दूसरी बैंक के अकाउंट में भी काफी इरेगुलरिटीज मिलती है। सर, हर्षद का एसबीआई स्कैम तो कुछ भी नहीं है सर, हर बैंक में सिक्योरिटीज को लेकर कुछ ना कुछ छोटी बड़ी इरेगुलरिटीज हैं सर। तभी न्यूज प्रेस में स्पेशल रिपोर्ट पब्लिश होती है कि ये इंडिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल स्कैम है। आरबीआई गवर्नर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सभी को बताते हैं कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आरबीआई गवर्नर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन शुरू करवाता है और सीबीआई हेड इस इन्वेस्टिगेशन के लिए सबसे स्ट्रिक्ट ऑफिसर माधवन का नाम रिकमेंड करते हैं। 8वें एपिसोड का टाइटल है माटाडोर। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि माधवन इस केस को भी क्रिमिनल केस की तरह हैंडल करना चाहता है। एक रात सुचेता को सुब्रमण्यम नाम का आदमी इस स्कैम के बारे में हिंट देने के लिए बुलाता है। सुचेता और देबाशीष एक चौल में एक घर के अंदर पहुंच जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पर आरबीआई के गवर्नर खुद बैठे हैं। गवर्नर सुचेता को बताते हैं कि पेरवानी ने हर्षद को स्कैम में हेल्प की थी और जरूरी एविडेंस भी देते हैं। सुचेता की ये न्यूज पब्लिश होते ही मार्केट फिर से क्रैश हो जाता है। पेरवानी रिजाइन करने की सोच रहा है। माधवन पेरवानी के घर रेड करता है और कड़ी पूछताछ करता है। दूसरी ओर त्यागू और केडिया गोल्फ खेल रहे हैं। तभी प्रणव हर्षद को लेकर पहुंचता है। हर्षद त्यागू को अपना 1400 करोड़ का होल्डिंग्स बेचना चाहता है, लेकिन त्यागू पूरे स्टॉक का सिर्फ 35% कॉस्ट लगाकर 500 करोड़ में खरीदना चाहता है। हर्षद वो डील ठुकरा कर चला जाता है। सीबीआई एसबीआई की हेड ऑफिस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। खेमानी, उसका असिस्टेंट और सीतारामन सबकी पूछताछ करती है। सीबीआई की पूछताछ के डर से पेरवानी की नींद में ही हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। माधवन हर्षद के घर पर रेड करता है और फिर रात को हर्षद, अश्विन और खेमानी को अरेस्ट करता है। सुचेता और देबाशीष हर्षद के घर जाते हैं। उधर मार्केट गिर जाता है। उस वजह से हर्षद के जॉबर को दूसरे जॉबर मारने लगते हैं। माधवन हर्षद की कड़ी पूछताछ करता है। 9th एपिसोड का टाइटल है 1 करोड़ का सूटकेस। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हर्षद एक वीडियो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहा है, जिसमें वो बताता है, इस देश में सिर्फ धुरंधर लोग ही धंधा कर सकते हैं, क्योंकि धंधा करने के सारे रास्तों पर बड़े बड़े गड्ढे हैं। तो कोई भी व्यापारी या बिजनेसमैन उन गड्ढों में गिर सकता है। अब ऐसे रास्तों पर बिजनेस की गाड़ी को ईमानदारी या मेहनत से चलाना नामुमकिन है। हाँ, पर एक रास्ता है, एक शॉर्टकट है, जो दिल्ली के संसद भवन से गुजरता है। वहां कनेक्शन से सारे काम हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट यह है कि आपके कनेक्शन किससे हैं और कितने ऊपर तक हैं। जितने ऊपर तक आपके कनेक्शन होंगे, आपका बिजनेस उतनी ऊंचाइयों को छू पाएगा। मैंने भी दिल्ली के दरबार में हाजिरी लगाई है। 91 के इलेक्शन के दौरान पार्टी को हमने दोनों हाथों से भर भर के डोनेशन दिया है। मैं सोच रहा था प्रधानमंत्री हमसे क्यों मिलेंगे, मुझसे क्या बात करेंगे, और उन्होंने तो मेरी पूरी कुंडली निकाल रखी थी। मुझसे मिलते ही बोले, आवर पार्टी हैज ऑलवेज सीन यू पीपल लाइक आवर फ्रेंड्स एंड टुगेदर वी कैन डू बिगर थिंग्स। पर आज पुलिस, सीबीआई और गवर्नमेंट की छोटी से छोटी एजेंसी एक ही आदमी के पीछे पड़ी हुई है, हर्षद मेहता। उधर माधवन हर्षद के साथ ही भूषण भट्ट को बहुत ही बुरी तरीके से टॉर्चर करता है। अश्विन और भूषण हर्षद को मिलने के लिए लॉकअप जाते हैं और बताते हैं कि जब भी स्वामी को फोन करते हैं
तो स्वामी जी समाधि में होते हैं, बात करना टाल देते हैं। उधर स्वामी जी सीबीआई के चीफ दास को बुलाकर कहते हैं कि सारे प्रश्नों का उत्तर एक ही आना चाहिए, हर्षद मेहता। स्वामी उसे ये भी कहते हैं कि जरूरत पड़ने पर माधवन को हटा दो और खुद केस संभाल लो। साथ ही साथ ये भी बताते हैं कि सुचेता दलाल पर भी नजर रखो। दास केस अपने हाथ में ले लेता है, जिस वजह से माधवन रिजाइन करने की बात करता है। दास स्वामी जी से बात करके ऐसी रूमर फैलाता है कि माधवन को प्रमोशन नहीं मिला था, उसी वजह से उसने रिजाइन कर दिया। हर्षद बैल के लिए बहुत ट्राई कर रहा था, लेकिन पूरी सिस्टम उसके खिलाफ अलग अलग केस दर्ज करने में लगी है। हर कोई चाहता है कि हर्षद बाहर ना आ पाए। दास स्वामी को फोन करके बताता है कि 5 वीक से ज्यादा टाइम हो चुका है और अभी हर्षद को छोड़ना पड़ेगा। हर्षद को कस्टडी में से छोड़ दिया जाता है। हर्षद अपने घर पहुंच जाता है। बाद में हर्षद जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास अपनी बात रखता है। You see, after this so-called revelation, various people have given various names to this scam. Initially, it was called the stock scam. Brokers didn't like it, so they called it the bank scam. But I will tell you what it is. उससे पहले उसे सूचना मिल चुकी है कि पीएम का नाम कहीं नहीं आना चाहिए। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने हर्षद सिटी बैंक के डोमिनेंस के बारे में बताता है और ये भी बताता है कि वो कोऑपरेट करने के लिए तैयार है, बशर्ते उसे सभी चार्जेस में से बरी किया जाए। और कमेटी को बताता है कि सिटी बैंक की पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस से इन्वेस्टिगेशन शुरू करना चाहिए। जेपीसी सिटी बैंक के त्यागी को बुलाकर इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। आपकी बैंक भी दूसरी बैंकों की जैसे इरेगुलरिटीज में इन्वॉल्व है। जैसे आरबीआई गवर्नर सुचेता से मिलता है और उसे कहता है कि सुचेता को फौरन दिल्ली जाना चाहिए, वहाँ कोई उसे मिलना चाहता है। सुचेता और देबाशीष दिल्ली पहुँचते हैं। वहाँ पर उनकी मुलाकात जेपीसी कमेटी के एक मेंबर से होती है, जो कि उन्हें बताता है कि सब लोग हर्षद के पीछे पड़े हैं, पर सच में फोकस चेंज करना चाहिए। बैंक्स और इंटरनेशनल बैंक्स के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। उन्हें सारे एविडेंस उस कमरे में मिल जाते हैं, जिसकी वजह से वो सच को लोगों तक पहुंचा सके। अगर एक बार ये बात बाहर आ गई तो सीबीआई को उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना ही पड़ेगा। सुचेता की न्यूज छपते ही बेयर्स की रियलिटी भी बाहर आ गई। अजय केडिया और त्यागू के यहाँ भी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह के पास सिटी बैंक के ऑफिशियल्स पहुंचते हैं। इंक्वायरी पर भरोसा दिलाते हैं कि पूरी तरह से कोऑपरेट करेंगे। सिटी बैंक त्यागू को प्रमोशन देकर न्यूयॉर्क भेज देता है। जॉइंट सेक्रेटरी स्वामी और सब मिलकर हर्षद को नारकोटिक्स में डालने के लिए सीबीआई को पीछे लगा देते हैं। प्रणव हर्षद और अश्विन को जाने माने लॉयर राम जेठमलानी के पास ले जाता है। जेठमलानी हर्षद को समझाते हैं कि किसी भी एजेंसी को कोई भी जवाब नहीं देना है। फाइनली हर्षद और राम जेठमलानी मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये डिक्लेयर करते हैं कि पूरा स्कैम प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव का है। उन्हें 1 करोड़ रुपए दिए थे, वो बैग भी दिखाया जाता है। 10th एपिसोड का टाइटल है मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ। एपिसोड की शुरुआत में हर्षद और इंद्रजीत शर्मा के बीच में मीटिंग होती है। उसके बाद सीबीआई वाले फिर से हर्षद और अश्विन को बुलाते हैं, लेकिन हर्षद ठीक तरह से जवाब नहीं देता। हर्षद को स्टॉक मार्केट में बैन कर दिया गया था। मार्केट गिरती जा रही थी। हर्षद सुचेता को अपने घर इंटरव्यू के लिए बुलाता है और अपना नजरिया उसके सामने रखता है। आरबीआई, सीबीआई, इनकम टैक्स, एनफोर्समेंट सभी उसके पीछे पड़े थे। सभी केसेस में एक की जगह 7-7 एफआईआर की गई थी। उसका क्राइम सिर्फ इतना था कि वो हर्षद मेहता था। आखिरकार 1996 में नरसिम्हा राव की सरकार गई और वाजपेयी सरकार आई, तब हर्षद को छुटकारा मिला। उसी दौरान सुचेता और देबाशीष की शादी भी हो गई। हर्षद ने न्यूज़पेपर में कॉलम शुरू करने का सोचा। टाइम्स ऑफ इंडिया में बात भी की, पर सुचेता ने मना कर दिया। हिंदी का एक न्यूज़पेपर नवदेश समाचार कॉलम छापने के लिए तैयार हो गया। लोगों को ग्रोमोर के नाम से प्रॉब्लम था, इसलिए हर्षद ने दूसरी कंपनी के नाम से बिजनेस चालू किया। अभी ट्रेडिंग का बिजनेस शुरू ही हुआ था कि नई वाजपेयी गवर्नमेंट ने पोखरण में 3 न्यूक्लियर टेस्ट किए, जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स पैनिक हो गए। सुचेता दलाल ढूंढ निकालती है कि दमयंती ग्रुप नाम की कंपनी हर्षद ने ही बनाई है और फिर उसके पीछे सेबी को लगा देती है। 2000 की साल में एक बार अकाउंट चेक कर रहे अश्विन को पता चलता है 300 करोड़ के 27 लाख शेयर मिसिंग है। वो भूषण को पूछता है, लेकिन भूषण को याद नहीं होता। अश्विन भाई 2000 करोड़ के एसेट्स हैं, 16000 करोड़ की लायबिलिटीज हैं और पता नहीं कितनी कंपनीज के कितने सारे शेयर्स हैं। दिमाग का दही हो जाता है रिकॉर्ड्स रखते रखते। अश्विन और हर्षद मिलकर कस्टोडियन को इतने शेयर्स मिसिंग है उसके बारे में बता देता है। उसके बाद भूषण हर्षद के ऑफिस में आता है और पूछता है कि सीबीआई इसके पीछे क्यों लगी है। जब हर्षद और अश्विन बताते हैं तो भूषण उगल देता है कि वो सारे शेयर्स उसने ही बेच दिए थे।
कि सीबीआई वाले परेशान कर रहे थे, तब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। अगर तुम लोग सीबीआई में कंप्लेन करोगे तो मैं भी उनको सब सच बता दूंगा। और सच में सीबीआई जब भूषण को पकड़ने आती है तो वो हर्षद का नाम दे देता है, ये उसका नया स्कैम है ऐसा भी बता देता है। सीबीआई फिर से एक बार हर्षद के घर पर रेड करती है और हर्षद को गिरफ्तार कर लेती है। 31 दिसंबर 2001 को हर्षद को जेल में ही हार्ट अटैक आ जाता है। पुलिस वाले उसको पुलिस वैन में ही सिविल हॉस्पिटल ले जाते हैं। फैमिली मेंबर्स को फोन आते ही वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं, पर तब तक हर्षद बेंच पर ही अपना दम तोड़ चुका होता है। बियॉन्ड अ फ्यू करोड़ आई डोंट नीड मनी। गुजराती हूँ, गणित गजब का है मेरा, और मैं जानता हूँ कि पैसों को पकड़ के नहीं रखा तो उसे शनि बनते देर नहीं लगती। It starts giving you negative impact rather than positive. And I don't want to pass this poison to my son. ये सच है कि पैसा पॉइजन बन सकता है। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, काया कार से काजी। और स्कैम के बारे में भी अगर कोई क्वेश्चन आपके अंदर है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। हम बहुत ही जल्द एक डिस्कशन एपिसोड के अंदर ये सारे क्वेश्चंस के जवाब देंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिए।